गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेटा चैप्टर 2 फ्रॉम हिस्ट्री सोशलिज़म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। दो टॉपिक हमने पहले स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमने एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा है, लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है बेटा? औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जैसे ही धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी उसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो इन्वेंशंस हुई थी, नई मशीन्स समाज के अंदर आई और उसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। और इस वजह से भी यूरोप के अंदर जो सोच थी, देखो रेवोल्यूशन की वजह से भी चेंजेस आई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी समाज के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, लोगों की सोच बदली और काम करने के तरीके भी बदले। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नया यानी कि युग था ये। इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे पूरे यूरोप के अंदर, और ये एक ऐसा टाइम था जब न्यू सिटीज़ उभर कर सामने आई, नई नई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, रेलवे की एक्सपेंशन हुई और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, काम करने के तरीके बदले। फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था हमने, थर्ड क्लास के लोग जो थे, लैंडलेस लेबरर थे, उनका जो लिविंग सोर्सेज थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आती है तो उसका इम्पैक्ट यूरोप के अंदर पड़ता है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, उद्योग धंधे लगाए गए, जिसकी वजह से नए नए शहर सामने आए। जैसे लंदन की बात करें, मैनचेस्टर, लीड्स, ये सब इंग्लैंड के अंदर है बेटा। तो ये सब नए शहर क्यों बने? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिटीज़ बनी। और सिटीज़ की वजह से क्या हुआ? रेलवे की एक्सपेंशन हुई। अब गांव के लोग, जो गांव में काम नहीं मिलता था, तो वो कंट्री साइड से माइग्रेट करने लगे अर्बन साइड्स में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन, वुमेन और चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज़। औद्योगिकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मैन, वुमेन और इवन की चिल्ड्रंस भी फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। लेकिन फैक्ट्रीज़ में जो उनकी कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन कह लो या उनकी वैसे सोशल कंडीशन थी, वो बहुत ही पुअर थी। इसका क्या रीज़न था? जो फैक्ट्री मालिक थे वो उनसे काम बहुत लंबे समय तक लेते थे। 18-18, 15-15 घंटे जो है उनसे काम लिया जाता था। वर्किंग आवर जो थे वो लॉन्ग थे, वेजेस बहुत ही लो थे। काम ज़्यादा टाइम लेते थे लेकिन उनको जो वेजेस थे बहुत कम देते थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कॉमन थी। क्यों कॉमन थी? पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे ही इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होती थी मार्केट में, क्योंकि सीजनल इंडस्ट्रीज़ होती थी, ठीक है ना, सीज़न के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर गुड्स को जो है मैन्युफैक्चर किया जाता था। तो जैसे ही सीज़न ऑफ होता था तो वहाँ टाइम जो है डिमांड कम हो जाती थी, सप्लाई कम हो जाती थी और मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो जाती थी। यानी कि जब काम रहता था इंडस्ट्रीज़ में तो लोगों को रोज़गार मिल जाता था, जैसे ही सीज़न ऑफ होता था लोगों को काम से निकाल दिया जाता था। तो बेरोज़गारी जो थी वो आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो विलेज से अर्बन साइड्स में लोग आते थे तो उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सैनिटेशन की भी कमी रहती थी, क्योंकि वो लोग एक ही जगह पर स्लम्स में रहते थे और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हाइजीनिक एरिया नहीं था,
तो सैनिटेशन, हाउसिंग की ये प्रॉब्लम्स रहती थी। सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, शहरों का विकास तेज़ी से हो रहा था। जो लिबरल और रेडिकल सर्च कर रहे थे सॉल्यूशंस का कि जो ये इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं लोगों की, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। ये देखें कैसे जो यूरोप के लोग थे किस कंडीशन में रहते थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन दिख रही है हमें इस पिक्चर में, और वो एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो सैनिटेशन की कितनी कमी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती थी। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके मालिक कौन थे, जो थर्ड स्टेट के फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, यानी मिडिल क्लास के लोग, उनके पास पैसा था। लिबरल्स और रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर और एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स थे यानी कि जो ऐसी सोच के, उदारवादी सोच के लोग थे, रेडिकल्स थे, उनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी, खूब ज़मीन जायदाद थे, और एम्प्लॉयर्स भी थे, यानी कि वो लोगों को काम भी देते थे। इंडस्ट्री इन्हीं की होंगी ना। जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको तो सिर्फ अपने खाने की पड़ी होती है, क्योंकि उनको पता है कि आज हमने कैसे अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करवाना है खाना। तो वो मालिक नहीं हो सकते कम फैक्ट्री के। फैक्ट्री के मालिक कौन होंगे, जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, नोबल्स हैं। तो लिबरल जो रेडिकल, उनमें भी ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वेल्दी थे वो लोग, इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, वो एम्प्लॉयर्स थे। हैविंग मेड दियर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। अब इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, यानी कि ये अमीर कैसे बने, थ्रू ट्रेड, क्योंकि ये व्यापारी लोग थे, और इंडस्ट्रियल वेंचर्स थे, यानी कि ये बड़े बड़े एंटरप्रेनर थे। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड। वो क्या सोचते थे कि कुछ ऐसे एफर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए जिससे क्या हो, बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकॉनमी वाज हेल्दी। कि जो वर्क फोर्स है, लेबर है, वो अगर हेल्दी है, सिटीजन्स एजुकेटेड हैं, तो क्या होगा, सोसाइटी जो है ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। और अपोज ऑफ द प्रिविलेज टू द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ। वो किस चीज़ को अपोज करते थे, जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हमने पढ़ा है ना, विशेष अधिकार किसको थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, वो उसके अगेंस्ट थे। कि जो बर्थ के अकॉर्डिंग राइट्स मिले हुए हैं, जो अमीर लोगों के घर पैदा हो गए या पॉप के घर पैदा हो गए, तो वो लोग उनको विशेष अधिकार बाय बर्थ मिल गए। अब ये इस चीज़ के विरुद्ध थे कि ये अधिकार लोगों को बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं मिलने चाहिए, उनको काम के आधार पर मिलने चाहिए। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। कि कोई व्यक्ति कितने एफर्ट्स करता है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो लेबर हो, चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, मालिक हो फैक्ट्री का, या लेबर हो। अगर वो एफ़र्ट्स करते हैं, उनमें स्किल है, काम करने की क्षमता है, तो उसके हिसाब से उसको राइट्स मिलने चाहिए, उसको वेजेस मिलने चाहिए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर हर एक व्यक्ति की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज कैपिटल could operate without restraint, they believed that society would develop। अब ये इनकी बिलीफ थी, विश्वास था कि जो गरीब है, लेबर वर्क करते हैं, और जिनके पास कैपिटल है, उनमें कॉमन हो, यानी कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल हों, तो सोसाइटी अपने आप डेवलप करेगी। मैनी वर्किंग मैन और वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड। अब बहुत सारे जो वर्किंग मैन और वुमेन थे, यानी लेबर क्लास थी, अब लिबरल्स और रेडिकल्स की जो विचारधारा थी, वो चेंजेस चाहते थे, वो प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे। तो जब ये वर्किंग मैन और वुमेन्स को इनकी सोच के बारे में पता चला कि ये कितने लिबरल्स हैं, हमारे लिए कितना सोचते हैं, तो रैलीड अराउंड, यानी कि उनके गोलबंद होना, उनके विचारों की वजह से वो ऑटोमेटिकली उनके साथ जुड़ गए। और अर्ली 19th सेंचुरी की बात है ये, कि 19th सेंचुरी तक
मोस्टली जो वर्किंग मैन और वुमेन्स थे वो इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर इनके साथ जुड़ गए। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड। अब यहाँ पर एक और वर्ड नया आ गया है, नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट क्या होता है? हु लव्स देयर ओन कंट्री, राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लिबरल और रेडिकल्स एक रेवोल्यूशन चाहते हैं ताकि एंड हो किस चीज़ का? टू दी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। यहाँ हम थोड़ा फिर बैक चलेंगे हिस्ट्री में कि 1815 में पूरे यूरोप के अंदर जो नई गवर्नमेंट्स बन गई थी उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे। अब 1815 में क्या इवेंट्स होता है हिस्ट्री के अंदर? नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन खुद क्या है? अरिस्टोक्रेट है। अब उसने क्या किया 1804 में, जैसे ही वो वहाँ का एम्परर बना फ्रांस का, तो उसने युद्ध करने शुरू कर दिए। धीरे 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 पूरे यूरोप को जीता जा रहा था। तो जिससे बड़े कंट्रीज से जिन्होंने हेल्प की थी नेपोलियन को, चर्च ने हेल्प की थी, अब वो लोग इसके अगेंस्ट हो गए। ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रशिया। अब इन लोगों की हेल्प से नेपोलियन सत्ता में आता है। फिर धीरे धीरे इन्हीं के इलाकों को ये जीतना शुरू कर देता है। तो 1815 में रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा इन्होंने मिलकर एक वियना में समझौता किया। ठीक है, वियना कांग्रेस बोलते हैं इसको। तो वहाँ पर इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि हम मिलकर नेपोलियन को हराएंगे। और नेपोलियन ने जो नए इलाके जीते हैं, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया का एक पार्ट था, और उसको भी इसने जीत लिया था कि जो इसने इलाके हथियाए हैं युद्ध करके उन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। और पूरे फ्रांस के बाउंड्री के ऊपर ऐसे राष्ट्र बना दिए ताकि फ्रांस जो है ज़्यादा फिर दोबारा से ग्रो ना कर पाए। तो अब यहाँ पर जो रूढ़िवादी सरकारें बनी थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, तो वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए यहाँ बोला गया काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन यूरोप। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया ये ऐसे देश थे जहाँ पर रेवोल्यूशनरीज़ जो है रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए। वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, यानी कि वो ओवरथ्रो करना चाहते थे मोनार्क सिस्टम, यानी कि राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। तो ये क्रांतिकारी इन राष्ट्रों में पैदा हो गए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। अब ये किस चीज़ की बात करने लगे रेवोल्यूशनरीज? कि ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जिसमें सभी को इक्वल राइट्स हों। आफ्टर 1815 जूसीपे मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट था, रेवोल्यूशनरी भी बोलते हैं इसको, जूसीपे मैज़नी। तो इससे इंस्पायर होके बहुत सारे लोगों ने, इटली के लोगों ने इसका साथ दिया। और जो बाकी नेशनलिस्ट थे बाकी कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया है, वो भी जूसीपे मैज़नी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मैसनी का बहुत बड़ा योगदान है। उसने बहुत सारी सोसाइटीज़ एक बनाई थी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़, और उसकी हेल्प से यूनिफिकेशन हुआ था इटली का बेटा। तो इसकी करैक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इसी को फॉलो कर रहे थे वो लोग जो अरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है कमिंग ऑफ सोशलिज़म टू यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज़म कैसे आया? तो यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों की, उन फिलोसफर्स की, उन समाजवादियों की, सोशल रिफॉर्मर्स की, जिन्होंने आम लोगों को जागरूक किया अपने राइट्स के लिए। तो कमिंग ऑफ सोशलिज़म टू यूरोप, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड व सोशलिज़म। भी सोशलिज़म कैसे आए, सोसाइटी ऐसे स्ट्रक्चर्ड की जाए, उसका ढांचा ऐसा तैयार किया जाए जो सोशलिज़म के बेस पर हो। तो ये एक ऐसा विजन था सोसाइटी के अंदर। बाय द मिड 19th सेंचुरी में यूरोप सोशलिज़म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। 19th सेंचुरी के मिड तक जो सोशलिज़म की विचारधारा थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। सब लोग इस आइडिया से अट्रैक्ट हो रहे थे और इसको सब लोग चाहते थे कि भारत में, भारत के लोग भी चाहते थे, क्योंकि भारत भी उस वक्त क्या था, एक कॉलोनी था। सोशलिस्ट
अब सोशलिज्म कौन लाए? सोशलिस्ट, समाजवादी, जो समाज के लिए सोचते हैं। वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये लोग जो थे, जो सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप को, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। और वो क्या सोचते हैं कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, वो सब किसकी वजह से हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल्स ओन्ड यानी कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक हैं, वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट देते हैं। द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन, लेकिन जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, लेकिन जो गेन है यानी कि जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो सारा अपने पास रखना चाहते हैं। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, और उन लोगों की वो फेवर में नहीं है, वो ओनर्स जिनकी वजह से फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को जो है प्रॉफिट होता है, और जो प्रोडक्टिव बनाते हैं प्रॉपर्टी को, उन लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी कि सारे का सारा प्रॉफिट वो अपने पास रखना चाहते हैं। सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो सो इफ़ सोसाइटी एज ए होल, तो सिंगल इंडिविजुअल की बजाय जो कंट्रोल है प्रॉपर्टी का वो सभी लोगों का होना चाहिए। जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, जो समाजवादी थे वो सोचते थे कि जो इंडिविजुअल ओनर है उसकी बजाय वो सब ओनर होने चाहिए जो उस फैक्ट्री को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, बेनिफिशियल बना रहे हैं। तो हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? कि ऐसी सोसाइटी जो सोशलिस्ट सोसाइटी, उसका बेस क्या हो, उसको कौन रन करे, कौन ऑपरेट करे, ये कुछ सवाल थे लोगों के जहन में। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, जितने भी सोशलिस्ट थे उनके अपने अपने विजन थे फ्यूचर को लेकर। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कोऑपरेटिव को फेवर करते थे, जिनमें रॉबर्ट ओवन जो थे वो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि इंग्लिश मैन्युफैक्चरर कौन है? जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे। 1771 टू 1858 रॉबर्ट ओवन की क्या सोच थी? टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड की थी न्यू हार्मनी इन इंडियाना के नाम से, यूएसए में। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल, और कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो सोचते थे कि कोऑपरेटिव अकेली जो है नहीं बनाई जा सकती। कोऑपरेटिव में क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है और इंडिविजुअल भी इंक्लूड होता है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनर मिलकर चलाते हैं किसी इंडस्ट्री को, यानी कि उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, रोल रहता है पूरा। कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल, वाइड स्केल पर इंडिविजुअल जो है वो कोऑपरेटिव नहीं बना सकता, ठीक है। दे डिमांडेड दैट अ गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट भी इसमें पूरा जो है पार्टिसिपेट करे, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना चाहिए, अकेले एक व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले सकता, यानी कि कॉपरेशन में वो अकेला इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर फैक्ट्री नहीं बना सकता, और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, अगर इंडिविजुअल ओनर है तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर जरूर करना पड़ेगा। इन फ्रांस में देखते हैं क्या एग्जांपल है। लुइस ब्लांक का वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स और रिप्लेस्ड कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। लुइस ब्लांक जो फ्रांस से बिलोंग करते थे वो भी एक कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करते थे कि कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस की जगह पर। अब कैपिटलिस्ट एक नया वर्ड है, इसको भी हम नोट करेंगे। अभी तक तो हमने सोशलिस्ट पढ़ा, सोशलिज्म पढ़ा, तो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस क्या होता है बेटा? इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट क्या होता है? पूंजीवादी। इसमें इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप, इट इज़ ओन्ड एंड रन फॉर द प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल, नॉट बाय द स्टेट।
तो कैपिटलिस्ट क्या चाहते थे कि उनका ही पूरा होल्ड हो ताकि उनको ही पूरा प्रॉफिट मिल सके। तो वो लोग गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लुइस ब्लांक की सोच की कि वो सोशलिस्ट थे। वो चाहते थे गवर्नमेंट जो है इंकरेज करे कोऑपरेटिव को, और कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट है उसको रिप्लेस यानी कि उसको बदल दे, उसमें चेंज ले आए। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर और डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। अब वो क्या चाहते थे ब्लांक कि कोऑपरेटिव हो, ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जिसमें इंडिविजुअल भी हों, गवर्नमेंट भी हों, और लोग जो प्रोड्यूस करें, जो बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, वो फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उनके काम के आधार पर। तो ये सब जो है अभी हमने सोशलिस्ट पढ़े, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लांक। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चाहते थे, कोऑपरेटिव सिस्टम रहे जिसमें प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट सोशलिस्ट है कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। कार्ल मार्क्स की वजह से, इसकी विचारधारा जो थी, इससे प्रभावित होकर लेनिन ने रशिया में रेवोल्यूशन की थी। अब देखो विचारों की वजह से समाज के अंदर कितना बदलाव आता है, रेवोल्यूशन आ सकती हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे लेनिन, जिसको आगे हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि लेनिन ने कैसे सोशलिज़म को जो है इम्प्लीमेंट किया रशिया के अंदर। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एडिड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट्स। अब इन्होंने सोशलिस्ट की जो फीलिंग थी उसमें कुछ और आइडियाज़ जो ऐड किए और उनके अलग आर्गूमेंट्स थे। मार्क्स आर्ग्यूड, क्या तर्क था उनका, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यानी कि जो औद्योगिक समाज है, ठीक है, वाज कैपिटलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट है, यानी कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, मोस्टली सारा प्रॉफिट वो अपने पास रखना चाहते हैं। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज़, क्योंकि पूंजीपति ही पैसा लगाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, और प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट व प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। पैसा कौन लगा रहा है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। प्रॉफिट फैक्ट्री को किसकी वजह से हो रहा है, वर्कर्स की वजह से। यानी फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री को क्या प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट नो डाउट कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट किसकी वजह से आ रहा है, वर्कर्स की वजह से। तो कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब कार्ल मार्क्स क्या सोचता है कि कंडीशन जो वर्कर्स की हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास ही अकमुलेट है, यानी कि कंसंट्रेटेड है। यानी पूरा प्रॉफिट जो है वो किसके हाथ में है, फैक्ट्री के मालिक के हाथ में। तब तक कंडीशन जो वर्कर की है वो अच्छी नहीं हो सकती। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहिए, रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। मार्क्स का विश्वास था, वो क्या सोचता था कि जो कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए वर्कर्स को सामने आना पड़ेगा। और वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। अब वर्कर्स जो है वो जो कार्ल मार्क्स है वो क्या चाहता है कि सोशलिस्ट सोसाइटी हो और उसमें रेडिकली चेंजेस आए, परिवर्तन आए, और सारा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका कंट्रोल जो है किसके पास हो, सोसाइटी के पास हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब इस सोसाइटी को उन्होंने क्या नाम दिया, कम्युनिस्ट सोसाइटी, साम्यवादी समाज। साम्य यानी कि सभी इक्वल हों, सम हों, बराबर हों। ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स, अब वो इस चीज़ से प्रभावित था, लोगों को प्रभावित करना चाहता था कि वर्कर्स जो हैं वो जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि जो डिफरेंसेस हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, उसको अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए, और यही उनका विषय तय कर सकती है।
ये टॉपिक बेटा यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।